सेक्शन ई के सीजन 2 के एपिसोड 4 के आगाज में हम देखते हैं कि सियन घोड़े बेचकर सो रहा होता है। दूसरी तरफ जेजे पिछले एपिसोड में केफर से कहे गए आई लव यू को याद करके खुश हो रही होती है। इसी वक्त केफर का फोन आता है तो वो और भी खुश हो जाती है। वो फोन उठाकर हेलो बोलती है। केफर पूछता है कैसी हो। जेजे कहती है कि लेट आने की वजह से सबने डांटा। इस पर केफर पूछता है अगर तुमने ये भी बताया होता कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम शादी करने वाले हैं तब क्या करते। ये सुनकर जेजे चौंक जाती है और कहती है बकवास मत करो, जाकर सो जाओ। केफर कहता है सो जाऊंगा मगर एक बात कहनी थी, गुड नाइट, लव यू और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। जेजे भी आई लव यू बोल देती है। इतने में शियान जाग जाता है और पूछता है क्या हो रहा है, किससे बात कर रही थी। जेजे कहती है कुछ नहीं, जाकर सो जाओ। शियान कहता है सच बताओ वरना केफर को बता दूंगा। जेजे जवाब देती है जाकर बता दो। फिर वो उसका मोबाइल पकड़ लेता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसी वक्त एरिस शोर मचाकर कहता है अगर नींद नहीं आ रही तो कम से कम हमें तो सोने दो। फिर सब खामोश होकर सो जाते हैं। अगली सुबह जेजे और शियान नींद की कमी के साथ क्लास में आते हैं। जेजे शियान को डांटती है कि वही उसकी नींद खराब होने की वजह है। फिर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसी वक्त यूरी खाना लेकर आता है। जेजे को उसे देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो मुंह फेर लेती है। दिल ही दिल में सोचती है कि ना मैं उसे तकलीफ देना चाहती हूँ, ना ही झूठी उम्मीद दिलाना चाहती हूँ। फिर वो देखती है कि केफर अभी तक नहीं आया। वो बार बार दरवाज़ा देखती रहती है और सोचती है कि क्या वो यूरी को सच बता पाएगी। यूरी जेजे को देखता है मगर जेजे की तवज्जो दरवाजे पर होती है। यूरी को फौरन समझ आ जाता है कि वो किसका इंतज़ार कर रही है। वो कहता है वो आज नहीं आएगा, उसे कुछ काम है। ये सुनकर जेजे चौंक जाती है और सोचती है कि आखिर मैं उसे क्यों ढूंढ रही हूँ, हालांकि साफ नज़र आ रहा है कि मैं उसे ही चाहती हूँ। कितनी शर्मिंदगी की बात है। लड़के उसके खामोश बैठने पर कहते हैं कि यकीनन वो केफर को ही पसंद करती है। इस बात पर सब हंसते हैं। तब शियान कहता है पता है कल उसने क्या किया। ये सुनते ही जेजे फौरन उसे चुप करा देती है और कहती है अगर तुमने कुछ कहा ना तो फिर देख लेना। एक बिल्ली का बच्चा वहां आ जाता है। उसे देखकर सियान उसे उठाकर साथ ले जाता है। उसी रात जब सियान सो रहा होता है वो उसी बिल्ली के बच्चे के बारे में ख्वाब देखकर बड़बड़ाता रहता है। इधर दूसरी तरफ जेजे इस बात से परेशान होती है कि कीफर स्कूल क्यों नहीं आया, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। आखिरकार वो खुद ही उसे कॉल करती है। कॉल उठाते ही कीफर कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। जेजे पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है। कीफर कहता है ये लंबी कहानी है, क्या यूरी ने मेरी गैर मौजूदगी में कोई हरकत तो नहीं की। जेजे जवाब देती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान थी, तुमने एक मैसेज तक नहीं भेजा। कीफर कहता है असल में फैमिली में मसला चल रहा है, इसी वजह से मैं कुछ दिन तक स्कूल नहीं आ सकूंगा। जेजे पूछती है क्या मसला इतना बड़ा है कि तुम एक मैसेज भी नहीं भेज सके, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे। कीफर कहता है मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है, तुमसे अभी मिलने को दिल चाह रहा है, ऐसा करो अपनी एक फोटो भेजो। जेजे फिर भी पूछती है आखिर हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। तब कीफर उसे सारी बात बताना शुरू करता है। 3 दिन पहले कीफर के घर में बहुत सा सामान टूट फूट कर बिखरा पड़ा होता है। सेल्वनस वहां आकर सब साफ कर रहा होता है। इतने में कीफर वहां पहुंचकर पूछता है कि वो आदमी यहाँ आया था क्या। फिर वो फौरन अपने छोटे भाई करण को आवाज देता है। ऊपर की मंजिल से दोनों भाई नीचे उतर कर आते हैं। उन्हें देखते ही कीफर को जरा तसल्ली मिलती है। छोटा भाई रोता हुआ उसके पास आता है। कीफर उसे गले लगाकर कहता है डरो मत, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर बड़ा भाई पूछता है भाई जब आपको पता था कि वो वापस आने वाला है तो आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते थे। कीफर जवाब देता है मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, फिक्र मत करो। बड़ा भाई फिर पूछता है फिर आपका क्या प्लान है। कीफर कहता है जैसे ही मेरी उम्र 18 साल होगी मैं तुम दोनों की कानूनी संरक्षितता अपने नाम करवा लूंगा। ये सुनकर बड़ा भाई कहता है तो क्या उस वक्त तक हमें इसी तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर उससे पहले वो छोटे भाई को ले गया तो फिर हम क्या करेंगे। कीफर पुरएतमाद लहजे में कहता है मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। ये कहकर वो अपने बड़े और छोटे भाई को साथ लेकर निकल जाता है। भाइयों के जाते ही कीफर सीधा वकील के पास पहुंचता है। वकील को पहले ही अंदाजा होता है कि कीफर क्यों आया है। वो कहता है तुम अपने भाइयों की कस्टडी के बारे में बात करने आए हो ना।
कीफर कहता है, हाँ, माँ के मरने के बाद से ही मुझे डर था कि एक ना एक दिन ये मसला ज़रूर आएगा, और अब वाकई आ ही गया है। इस पर वकील कहता है, फिक्र मत करो, मैं सारी ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार कर देता हूँ, वक्त आने पर सब संभाल लेंगे। अगली सुबह जेजे और शियान स्कूल जाने के लिए घर से निकलते हैं। उनके पीछे एरिस भी आता है। तभी एक सफ़ेद रंग की वैन आकर रुकती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं और तीनों के नाम लेकर पूछते हैं, आप लोग ही हैं ना? एरिस कहता है, जी हम ही हैं। वो लोग कहते हैं, हम वॉटसन फैमिली की तरफ से आए हैं, गाड़ी आप लोगों के लिए भेजी गई है। गाड़ी के अंदर आपके सारे सामान और बॉक्स भी रख दिए गए हैं। जैसे ही वॉटसन फैमिली का नाम सुनता है, शियान फौरन जेजे से कहता है, ये गाड़ी कीफर के अब्बू ने भेजी होगी, इसलिए हमें इसमें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जेजे उसकी बात सुने बगैर गाड़ी में बैठ जाती है। मजबूरी में शियान और एरिस भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी एक बड़ी हवेली पर जाकर रुकती है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि क्लास के बाकी लड़के भी वहीं मौजूद हैं, मगर किसी को भी मालूम नहीं होता कि उन्हें वहां क्यों बुलाया गया है। इसी वक्त केफर के अब्बू आकर पूछते हैं, सब लोग आ गए ना? एरिस आगे बढ़कर कहता है, मिस्टर वॉटसन, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? केफर के अब्बू हंसते हुए कहते हैं, एरिस, तुम जरा भी नहीं बदले, अब भी वैसे ही हो। क्या मैं अपने बेटे के दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खा सकता? इतने में दूसरी गाड़ी से यूरी और केफर भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर जेजे के दिल को सुकून मिलता है। वो सोचता है कि दोनों ठीक ठाक हैं, शायद सिर्फ मुझे ही ये सब कुछ सोचकर बुरा लगा। फिर सब लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जेजे को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है। कमरे के अंदर यूरी, केफर और उसके दोनों भाई भी मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर जेजे पूछती है, तुम लोग कब आए और यहाँ क्या हो रहा है? केफर कहता है, हमें तुम्हारा तायम्मुन चाहिए। तब बड़ा भाई कहता है, हमारे अब्बू कुछ न कुछ करने वाले हैं, बगैर किसी वजह के हमें अपने से दूर करना चाहते हैं। यूरी कहता है, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन एक बात यकीनी है, उनका असल निशाना ग्रन है और वो हमें कैसे भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। जेजे को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो ग्रन को अगवा करने वाले हैं? बड़ा भाई कहता है, उन्होंने मुझे तो पहले ही अगवा कर लिया था। अगर आज काम ना निकला तो वो लाजमी छोटे भाई के साथ कुछ करेंगे। फिर वो आगे कहता है, अच्छी बात यह है कि वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, इसीलिए मैंने छुपकर केफर को यहाँ आने का कहा। मेरे अब्बू को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो उन्हें ना मिले तो वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। केफर जेजे से कहता है, अगर यहाँ कुछ भी मसला हुआ तो तुम छोटे भाई को लेकर फौरन बाहर चली जाना, बड़े भाई तुम्हें हिफाजत के साथ ले जाएंगे। ये सुनकर जेजे कहती है, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? यानी यहाँ वाकई कुछ होने वाला है? बड़ा भाई कहता है, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं होगा, लेकिन यही वादा मैं केफर के बारे में नहीं कर सकता। ये सुनकर जेजे डर जाती है। केफर उससे कहता है, डरना मत, बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। जेजे खामोशी से हाँ में सर हिला देती है। फिर केफर बड़े भाई से कहता है, तुम्हें तो समझ में है ना कि आगे क्या करना है? वो कहता है, हाँ, इससे पहले कि वो शक करे हम निकल जाते हैं। यूरी, बड़ा भाई और छोटा भाई कमरे से बाहर चले जाते हैं। केफर जेजे को गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर सब लड़के खुशी से खाना खा रहे होते हैं। उन्हें देखकर शियान जेजे से कहता है, क्या मैं केफर को बता दूं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है? जेजे हंसती है। फिर वहाँ यूरी आ जाता है। यूरी फौरन पूछता है, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? जेजे बात बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस उसे भूख लगी थी, मैं कह रही थी कि खाना खा लो। फिर यूरी कहता है, तो क्या तुम अपने दोस्तों को लेकर इसलिए आई हो? तभी वहाँ पे वॉटसन आ जाता है और वो खाने के टेबल पे बैठ जाते हैं। वॉटसन कीफर से कहता है कि उसे कंपनी के पैसे वापस करने होंगे, इसीलिए उसे इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। इस पर कीफर साफ मना कर देता है कि वो किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करेगा और ये पैसे उसकी माँ की हैं। ये सुनते ही वॉटसन गुस्से में उठ जाता है। इसके बाद वॉटसन और लड़कों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। इस जगह पर जेजे की आंखें एक छुपे हुए कैमरे को देख लेती हैं, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस लड़ाई के दौरान जेजे गिरान को छुपा देती है। फिर वॉटसन के आदमी लड़कों को पकड़कर ले जाते हैं। फिर वो सबको एक अलग जगह ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वॉटसन हुक्म देता है कि गिरान को लेकर आओ, क्योंकि वही है जिसकी उसे जरूरत है। वो कहता है, मैं इसी को चाहता हूँ, बाकी सबको जाने दिया जा सकता है। ये सुनकर कीफर मुश्तइल होकर कहता है, ये क्या बकवास है, तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं, गिरान यहाँ नहीं आएगा और अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
वॉटसन गुस्से से अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सबको घुटनों के बल बिठा दो। सब लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं, सिर्फ कीफर खड़ा रहता है। इसे देखकर वॉटसन अपने 2 आदमियों से कहता है कि कीफर को मारो। वो लोग कीफर को मारते हैं। ये मंजर देखकर जेजे चीखकर कहती है, बस करें, खुदा के लिए रहम करें, कुछ तो इंसानियत दिखाएं। वॉटसन कहता है, रहम? जब मेरा बेटा बात नहीं समझता तो उसे सबक सिखाना ही पड़ता है। वो जोजे से भी कहता है कि तुम मेरे बेटे के साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए हो और मेरा बेटा बेवकूफ़ है जो तुम्हारे साथ है, उसको तुम्हारा सच नहीं पता। फिर वहां मौजूद सब लोग मिलकर कीफर को बचाने लगते हैं, मगर वॉटसन के आदमी उनको हथियार दिखाकर पीछे कर देते हैं। वॉटसन कीफर के पास वही कागजात लेकर आता है ताकि वो साइन कर दे और वो गिरान की कस्टडी ले सके। पहले तो कीफर साइन नहीं कर रहा होता, मगर ये सब कुछ अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो साइन करने लगता है। मगर तभी जेजे बीच में बोल पड़ती है। डिलन उसके ऊपर गन तान देता है। वो उसको मजीद भड़काती है और कहती है कि तुम हमें मारना चाहते हो तो मारो, क्योंकि हम तुमसे डरते नहीं हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि तुम हमें मार नहीं सकते, क्योंकि तुम कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं मार सकते। इससे तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा और तुम्हारी कंपनी का भी नाम खराब हो जाएगा और तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। कीफर के डैड ये सब सुनकर उससे थोड़ा मुतासिर होते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ टाइम के लिए तुम सबको जाने दे रहा हूँ। ये कहकर उन सबको गन्स नीचे करने को कहते हैं और उन सबको जाने को कहते हैं। इतने वक्त तक बहादुरी से बात करने के बाद जेजे बस जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर बच्चे डर के मारे भाग कर आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं अभी मरने वाली थी, मैं बहुत डर गई। बच्चे कहते हैं कि तुम में बहुत हिम्मत है, हमें तुम पर बहुत फख्र महसूस हुआ। फिर कीफर आता है और जेजे पे चीखने लगता है। उसको डांटता है कि तुम किससे चैलेंज ले रही हो। वो डिलन एक प्रोफेशनल हिटमैन है, तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था। वो किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है और उसने बहुत से मर्डर्स किए हैं। जोजे को भी यह सब सुन के गुस्सा आता है। वो गिरान के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पे गिरान भी आ जाता है और उसे गले लगाता है। सब जेजे के बारे में फिक्रमंद दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेजे को सीएन के साथ घर पे देखते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं। तभी कीफर का मैसेज आता है, मगर वो इग्नोर करती है और वो फिर आइसक्रीम खाने लगते हैं। तभी सीएन को एक मैसेज आता है। शियान फौरन मोबाइल उठाकर देखता है। कीफर ने भेजा होता है। शियान फौरन जेजे को कहता है, कीफर ने मैसेज भेजा है। कहता है, तुम 5 मिनट में नीचे आओ, वरना मैं एंजेलो से बात करने वाला हूँ। जेजे फौरन से उठ के नीचे चली जाती है। अब वो दोनों कार में बैठे होते हैं। कीफर जानता है कि जेजे गुस्से में है, फिर भी कहता है कि कुछ बात कर लो। जेजे गुस्से में होती है। वो कहता है, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुख पहुँचा, लेकिन जो तुमने कहा वो गलत था। अगर डिलन कुछ करता तो क्या होता? मेरी जान को यरगमाल बनाकर मुझे और मेरे भाई को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं अभी भी इस सदमे में हूँ। मुझे अभी नहीं मालूम कि तुम्हारे और तुम्हारे वालिद के दरमियान असल मसला क्या है। अगर तुम बताना चाहो तो बताओ, वरना रहने दो, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। कीफर खामोश रह जाता है, जैसे उसके पास अल्फाज ही ना हो। फिर वो कहता है कि जब वो छोटा था और उसके वालिद हमेशा उसे चैलेंजेस में डाल देते और उसे हारते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो हमेशा यूरी के साथ लड़ता रहता था और ये सोचता था कि ये सब उसका वालिद कर रहा है। फ्लैशबैक में हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्लासरूम में वो यूरी से लड़ रहा होता है। फिर लड़कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। ये देखकर टीचर आते हैं और सबको गाइडेंस रूम ले जाते हैं। आज की लड़ाई में कीफर जीत जाता है, इसलिए उसका बाप बहुत खुश है कि उसका बेटा जीत गया। यूरी कीफर से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कीफर कोई जवाब नहीं देता। तब यूरी खुद कहता है, मैं जो कुछ भी कर बैठा उसके लिए मुझे माफ कर दो, और वो कीफर से माफी मांग लेता है। यहीं पे वो एंजेलो से पहली बार मिला। उसने उसे सिखाया कि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके उन लोगों की हिफाजत करे जो उसे प्यार करते हैं। कीफर के डैड बचपन से ही उसकी माँ पे तशद्दुद किया करते थे। फिर दिखाया जाता है कि वॉटसन की कीफर की माँ के साथ एक डॉक्यूमेंट के मामले में झगड़ाता है। उसके लिए हमेशा पैसा सबसे अहम होता है। जब कीफर की माँ पर उसका गुस्सा फूटता है तो वो उसे मारता है और माँ के साथ साथ बच्चे भी मारे जाते हैं। अगले दिन कीफर के चेहरे पर जख्म देखकर यूरी पूछता है कि तुम्हारे वालिद ने मारा था? वो कहता है, हाँ। हर कोई बार बार पूछता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो किसी को भी सही जवाब नहीं देता।
फिर उसके माँ बाप अलग होकर अकेले रहने लग गए। इसी दौरान कीफर का एक छोटा भाई पैदा हुआ। इसी वजह से उनकी माँ ने वॉटसन को माफ करके दोबारा धर्म में कबूल कर लिया, लेकिन वॉटसन पहले से भी ज्यादा बुरा सलूक करने लगा। इस तरह साल गुजरते गए और छोटे भाई की उम्र 4 साल हो गई। वक्त के साथ साथ वॉटसन का रवैया मजीद खराब होता गया और आखिरकार कीफर के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन न रहा। इसी दौरान जब कीफर अपनी माँ की मदद के लिए आगे बढ़ा तो वॉटसन ने कीफर की माँ को रोकने की कोशिश की, फिर उस पर हाथ उठाया और इसी मारपीट में कीफर के माँ की मौत हो गई। कीफर कहता है, तब मैं बहुत छोटा था, मेरे बस में कुछ नहीं था, मगर अब ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें मालूम है ना कि उसने पहले कैरन को अगवा किया था। तुम्हें पता ही नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद से वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो कैरन को ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कीफर की बात सुनकर जेजे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारा बाप वाकई बहुत बुरा इंसान है, तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। जेजे कहती है, रोना मत, तुम बहुत बहादुर हो। मुझे लगता था मेरी जिंदगी ही सबसे बुरी है, लेकिन अब समझ आया कि किसी की जिंदगी इससे भी बदतर हो सकती है। फिर जेजे पूछती है, गैरन यहाँ कैसे आया? क्या तुम उसे लाए थे? कीफर जवाब देता है, वो कहता है, मैं उसे अपने साथ नहीं लाया था। कुछ साल बाद वो अपनी नई बीवी को साथ ले आया। तब मुझे लगा कि बस अब बहुत हो चुका। इसी दिन के बाद मैंने जबरदस्ती अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। जेजे पूछती है, लेकिन तुम एक लड़के हो, अकेले ही अपने वालिद को घर से कैसे निकाल दिया? कीफर जवाब देने के बजाय कहता है, काफी देर हो गई है, चले घर चलते हैं। लेकिन जेजे फिर भी इस मौजू को जारी रखती है। कीफर कहता है, मुझे ये बात दोबारा दोहराना पसंद नहीं। वो जेजे को घर छोड़कर चला जाता है। जेजे डरी हुई हालत में घर के अंदर दाखिल होती है। तब अंदर से आयरिस बाहर आकर पूछता है, कहाँ गई थी तुम? क्या हो रहा है? जेजे कुछ नहीं बोलती, खामोश रहती है। आयरिस कहता है, अब भी जवाब नहीं दोगी? ये दूसरी बार है, एक बार पहले भी देख चुका हूँ। क्या तुम्हारे और कीफर के दरमियान आखिर चल क्या रहा है? सीधा सीधा जवाब दो, या फिर मैं एंजेलो को बता दूं? जेजे कहती है, मुझे नहीं मालूम, हमारे दरमियान क्या है ये भी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर आयरिस चौंक जाता है। एक दूसरे को पसंद करते हो? क्या वाकई तुम इस पर यकीन करती हो? वो तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम बेवकूफ बन रही हो। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है ताकि मेरे करीब आ सके। जेजे कहती है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती। आयरिस पूछता है, अच्छा, उसने तुमसे क्या कहा? आई लव यू? ये कि वो सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करेगा? कीफर ने जो अल्फाज जेजे से कहे थे, आयरिस उन्हें लफ्ज ब लफ्ज दोहरा देता है। ये सुनकर जेजे का दिल टूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयरिस कहता है, वो यही अल्फाज हर लड़की से कहता है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।